नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंचकुला में हैप्पी योजना के लाभार्थियों को कार्ड वितरित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की है। सीएम मनोहर लाल ने लाभार्थियों को कार्ड वितरित किए हैं। साथ ही सभी को संबोधित करते हुए कहा कि देश 2047 तक विकसित होगा। सीएम ने यह भी कहा कि प्रदेश में एक समान विकास हो रहा है और इस वक्त हरियाणा की विकास दर 8% है। सीएम ने यह भी कहा कि अभी तक 14 लाख परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। हमारी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतर काम करके दिखाया है। हमने हरियाणा में कृषि के नाते, अपने किसान के नाते जो कुछ किया है, आप एक ही काम करो, पंजाब सरकार को ये कहिए कि जो हरियाणा कर रहा है केवल उतना आप कर दीजिए, बाकी कोई समस्या आपको करने की जरूरत नहीं, कोई विषय आपको करने की जरूरत नहीं। तो फिर इसके नाते तो कर ही सकते हैं। तो खैर, विषय आज विकास के नाते अगर मैं कहूंगा तो लोगों की खुशहाली भी इससे आती है, व्यवसाय बढ़ता है, लोगों को रहन सहन की सुलभ तरीका, आमदन अच्छी होती है। तो अभी नीति आयोग ने पिछले दिनों में एक 2023 के अंदर रिपोर्ट दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसके 14 लाख परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठे। 14 लाख परिवार, क्योंकि नीति आयोग के स्तर पर ये जो गरीबी की रेखा है वो 1,20,000 है। उनके हिसाब से 14 लाख बाहर निकले। हमारी बीपीएल के लेवल में जो संख्या है वो लगभग 1 करोड़ आ गई है, क्योंकि 1 लाख से नीचे, जैसे आज बताया जा रहा है, जो हमारे हैप्पी योजना को शुरू करने वाले ने आंकड़ा लगाया कि 84 लाख लोग ऐसे हैं जिनको हैप्पी योजना का लाभ मिलेगा। वो लेवल है 1 लाख रुपया इनकम। 1 लाख तक 84 लाख है तो 1,20,000 तक 1 करोड़ हो जाएगा। हमने उस आय को अपने प्रदेश के लोगों को और सुविधा देने के लिए उसका दायरा बढ़ाकर के 1,80,000 रुपया कर दिया है। 1,80,000 परिवार आ जाएंगे, लेकिन नीति आयोग के पैरामीटर के हिसाब से हमारे 14 लाख परिवार बाहर हुए हैं, अर्थात हमारा प्रदेश प्रगति कर रहा है। और उस प्रगति में ये जो विशेष अगले वर्ष है, खास करके अगर इसको मैं कहूं, प्रधानमंत्री जी के दिए हुए फॉर्मूले के हिसाब से जो अमृत काल का यह वर्ष है, 2047 तक चलने वाला है। इस अमृत काल के वर्ष में हमारा देश जहां विकसित होगा, हमारा प्रदेश भी विकसित प्रदेशों की श्रेणी में आएगा। फिर उसमें चाहे यातायात के मार्ग, रेल हो, हमारी सड़क हो, नेशनल हाईवेज हो, प्रदेश के हमारे स्टेट हाईवेज हो, हमारी जिले की सड़कें हो, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के गलियां हो, खेत खलियान के रास्ते हो, विलेज रोड्स हो, मार्केटिंग बोर्ड की हो, हमारी पानी की बात हो, पानी में नहरें हो, पानी की हमारे झीलें हो, पानी में हमारे छोटे छोटे डैम बना रहे हैं, बड़े डैम के विषय भी हमारे चल रहे हैं, पानी के हमारे वाटर रिजर्वायर हो, जलापूर्ति के जितने साधन हैं, नल से जल की बात हो, पानी को रिचार्ज करने की बात हो, या पानी को ट्रीटमेंट करने की बात हो, और फिर जो तालाब है, सरोवर, अमृत सरोवर जिसका नाम दिया प्रधानमंत्री जी ने, उन अमृत सरोवर को, गांव के अंदर तालाब जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा साधन, रिसोर्स होता है हमारे किसान के लिए भी, ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति के लिए भी। 18,000 तालाब है हमारे। हमने इस तालाबों को ठीक करने के लिए, इनको जल को स्वच्छ करने के लिए, सूखे तालाबों में पानी भरने के लिए, उनकी रेनोवेशन के लिए, वहां उसको विकसित करेंगे तो गांव के लोग वहां घूमने के लिए भी आते हैं, पार्क भी होता है। पानी का जो किनारा होता है, उस किनारे के ऊपर अगर वातावरण अच्छा हो तो लोग आते हैं, बैठते हैं, गांव का वातावरण शुद्ध हो। हमने तालाब अथॉरिटी अलग से बनाई, बड़ा काम हो रहा है। हमारे राव साहब बैठे हैं यार। 18,000 तालाब में से लगभग 1700 तालाब वो इस लेवल पर आ गए हैं जिसको हम शुद्ध करना चाहते हैं। अमृत सरोवर की श्रेणी में आज भी सैकड़ों प्रोजेक्ट, यानी 50-60 प्रोजेक्ट तो अमृत सरोवर के ही होंगे जो आज हमने ये 600 प्रोजेक्ट जो शिलान्यास किया या उद्घाटन किया है। बिजली की व्यवस्था हो, खेल की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, खेल स्टेडियम्स, इसके लिए हमारे खेल विभाग के सचिव
विर्क साहब बैठे, इनको मैंने कहा कि पूरे हरियाणा में कहां खेल की सुविधा कम है, सबसे पहले वहां बनानी चाहिए। सिर्फ 300 गांव ऐसे निकले 6200 या 6500 गांव में से, जहां कोई ना कोई खेल की छोटी मोटी आवश्यकता है। अन्यथा 6200 गांव में चाहे खेल नर्सरी ही पहुंच गई हो, चाहे एक छोटा स्टेडियम पहुंच गया हो, चाहे ग्राम व्यायामशाला पहुंच गई हो, अब सिर्फ 300 बचे। हमने कहा अगले बजट के अंदर 300 के 300 स्थानों पर कोई ना कोई खेल का प्रोजेक्ट, छोटा हो बड़ा हो, पहुंचना चाहिए। खिलाड़ी हमारे पूरे दुनिया में हरियाणा का गौरव ये प्राप्त किया है। इसी प्रकार से हमारी शिक्षा, हायर एजुकेशन में कॉलेजेस, बेटियों की पढ़ाई, हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज जरूर होना चाहिए, ताकि 10 किलोमीटर इधर। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर हरियाणा राजपूत समाज की मांग है कि हरियाणा लोकसभा के लिए 2 टिकटों की मांग, सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों से मांग। राजपूत समाज के प्रत्याशी को दे 2-2 सीट, घोषणा नहीं होने पर उतारेंगे निर्दलीय प्रत्याशी। बड़ी खबर इस वक्त की, सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों से लगातार मांग की जा रही। राजपूत समाज के प्रत्याशियों को 2-2 सीटें दे, घोषणा नहीं होने पर उतारेंगे निर्दलीय प्रत्याशी। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बताते चले कि 2-2 सीटों की मांग भी की जा रही है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हरियाणा राजपूत समाज की लगातार मांग है कि हरियाणा लोकसभा के लिए 2 टिकटों की मांग की है। सभी क्षेत्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों से भी मांग की गई। राजपूत समाज के प्रत्याशी को 2-2 सीटें दे, घोषणा नहीं होने पर। बड़ी खबर इस वक्त की, चंडीगढ़ से हरियाणा राजपूत समाज की मांग है कि हरियाणा लोकसभा के 2 टिकटों की मांग की गई है। सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों से यह मांग है, राजपूत समाज के प्रत्याशी को दें 2-2 सीट। किसानों के हित में फैसला लेते हुए मनोहर सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर लगाए गए हैं 5 एकड़ तक की खराब फसल की जानकारी की शर्तों को हटा दिया गया है। अब वो किसान भी अपनी खराब फसल का ब्यौरा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। जिनकी 5 एकड़ से ज्यादा की फसल हो, को जो नुकसान पहुंचा है, बताया यह भी जा रहा है कि कई किसान संगठनों की तरफ से मांग पर विचार भी करके सरकार ने इस फैसले को लिया है। किसान 15 मार्च तक अपनी खराब फसल की जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। आपको बताते चलें कि किसानों को मनोहर सौगात मिली है। दरअसल 5 एकड़ की शर्त सरकार ने जो है वो हटा दी है, और खराब फसल की अगर आप जानकारी देते हैं तो इसका बात भी कही गई है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर आपको बता दें कि जो भी फसलें को नुकसान पहुंचता है, 5 एकड़ की शर्त को सरकार ने हटा दिया है, और उस पर भी आप अपना एक पोर्टल पर जाकर अपनी पूरी जानकारी वहां पर अपलोड कर सकते हैं कि आपकी फसलों को क्या कुछ नुकसान हुआ है, और उनकी सारी जो जानकारी है वो आप उस पोर्टल पर दे सकते हैं, जहां पर 5 एकड़ की शर्त को सरकार ने अब हटा दिया है। किसान आंदोलन को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान किसानों को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। इसके साथ ही खनौरी बॉर्डर पर शुभकरण मौत मामले की न्यायिक जांच के आदेश भी दिए गए हैं। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने किसान आंदोलन से जुड़े वीडियो भी देखे हैं। हाईकोर्ट ने इस दौरान कहा कि किसान नेता कभी भी अपने मुद्दों पर चर्चा के लिए कोर्ट आ सकते हैं, और इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि आंदोलन से जुड़ी सभी तस्वीरों को देखने के बाद आप कह रहे हैं कि आप खुद को पहुंचाई गई चोटों पर मुआवजा चाहते हो। शांतिपूर्ण प्रदर्शन की दलील पर हाईकोर्ट ने भी कहा कि लोग अपने हाथों में तलवारें लिए हुए हैं, और क्या वह शांतिपूर्ण है। याचिकाकर्ता के वकील को एक्टिव चीफ जस्टिस ने भी कहा कि किसान नेताओं को सही जगह भेजने की जरूरत है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा पुलिस से कई सवाल किए हैं। आज की सुनवाई में संबंधित राज्यों की तरफ से अपने एफिडेविट और पक्ष रखे गए हैं। भारत सरकार की तरफ से हमने कहा कि हमने किसान नेताओं के साथ 5 बैठकें एक के बाद एक की हैं, और हमारे दरवाजे सदैव सबके लिए खुले हैं। हम आज भी चाहे पंजाब सरकार के माध्यम से, हरियाणा सरकार के माध्यम से, या सीधे कोई भी किसान नेता संगठन बात करना चाहें, चाहे चंडीगढ़ में चाहे दिल्ली में, हम बातचीत को तैयार हैं, ताकि बातचीत करके इसका समाधान निकाला जा सके।
और हमने जो जो कदम उठाए हैं एमएसपी के बारे में, जो किसानों के डायरेक्ट खाते में पैसे जा रहे हैं, वो सारी डिटेल हमने उनको हाईकोर्ट को रिकॉर्ड पे हमने आगे ला दी। जो हमने पिछली डेट पे एक्सेसिव फोर्स के बारे में कोर्ट को प्रयूज किया था, उस पे आज कोर्ट ने लिस्ट ऑफ वेपन मांगी है और क्या क्या किस तरह की बुलेट यूज हो रही है। वहाँ पे एक डीएसपी अपीयर हुआ था जिसने बोला कि हम प्लास्टिक पैलेट यूज कर रहे हैं, जो कि उनके एफिडेविट जो हम पिछली डेट पे ऑर्डर हुआ था फाइल करने को, एफिडेविट में नहीं थी ये बात। और इस प्लास्टिक पैलेट पे हमने कोर्ट को बताया कि इवन द यूज ऑफ द प्लास्टिक पैलेट इज फॉरबिडेड। ये जो पैलेट होती हैं ये एक बकशॉट में से फायर होती है। बकशॉट होता है कारतूस, और वो कारतूस का यूज ही फॉरबिडेड है एज पर द पंजाब पुलिस रूल्स। सो वो हमने आज कोर्ट, एक तो ये हुई है कि क्या क्या वेपन यूज कर रहे हो इतनी ज्यादा, गवर्नमेंट ने माना। हाँ जी, उन्होंने पैलेट गन यूज किया। हाँ जी, हाँ जी, एक ऑफिसर अपीयर हो रहा था गवर्नमेंट का, उसने माना। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा एक एडीसी को फोन पर धमकाते हुए का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दीपेंद्र हुड्डा एडीसी से किसानों के हक की बात करते हुए कह रहे हैं कि किसानों को समय से मुआवजा दो, नहीं तो डीसी से लेकर पटवारी तक सबका हिसाब रखा जा रहा है, और ऐसा ना किया गया तो 4 से 5 महीने बाद हमारी सरकार आ जाए और तब सब अफसर हाथ जोड़ते फिर से नजर आएंगे। हुड्डा के वायरल वीडियो पर विज ने भी बयान दिया है और कहा है कि ये बिना सत्ता के ऐसे बात करते हैं। सोचो जब ये सत्ता में होते होंगे तो इन्होंने कैसे काम किए होंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया और कहा कि बीजेपी लोगों को ईडी से परेशान करवाकर पूछती है कि बीजेपी में जाओगे या फिर जेल। विज ने भी केजरीवाल के इस ट्वीट पर पलटवार किया है कि केजरीवाल को ईडी फोबिया हो गया है। जब ईडी इनको बुला रही है फिर उल्टा राग लाभ रहे हैं। इनको जाना चाहिए, अगर तुम ठीक हो, अगर तुमने कुछ गलत नहीं कर रखा तो डर काहेगा। आप जाओ ना, तो जबरदस्ती पकड़ सकती है, ईडी तो पकड़ सकती है, लेकिन कोर्ट में तुम्हारी साल साल से जमानतें नहीं हो रही तुम्हारे बंदों की, उसका क्या जवाब है। आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने प्रेस वार्ता की हुई है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने रोजगार को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार चाहती तो 41,000 भर्तियों का रास्ता खोल सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष यादव जी और हमारे स्थानीय जिला अध्यक्ष रंजीत उत्पल जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आज हम आपके सामने मौजूद हैं। आप सबको मालूम है कि हरियाणा सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड युवाओं को रोजगार देने के मामले में बहुत ज्यादा खराब है, और इस बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने अपना ट्रैक रिकॉर्ड कायम रखते हुए अपनी जुबान को एक बार फिर से गलत साबित किया। यमुनानगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। वहीं यमुनानगर के विधायक धनश्याम दास अरोड़ा वरिष्ठ अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं। और आपको बताते चले कि कैबिनेट मंत्री ने भी कहा कि विकास की दृष्टि से हरियाणा के लिए ऐतिहासिक दिन है। प्रदेश की 4200 करोड़ की परियोजनाओं की मनोहर सौगात मिली है। वहीं लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि दोनों चुनावों में बीजेपी जीत दर्ज करेगी और जल्द ही हरियाणा के लोकसभा के प्रत्याशियों की सूची भी जारी हो जाएगी। लोकसभा चुनावों में बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर हाईकमान निर्णय लेगा। जरूरत है, जहां पानी होगा वही इलाका आगे बढ़ेगा, जहां पानी होगा वही विकास होगा। लेकिन कुछ लोगों को वो आदत पड़ी हुई है कि विरोध के लिए विरोध करना। कोई भी दूसरी पार्टी का काम करे, अच्छा काम करे, उसका विरोध करना ही करना। लेकिन आज की जनता सब चीज समझती है, सब चीज समझदार हो चुके हैं। और मैं तो ये समझता हूं कि भिवानी जिले के लिए
इससे बढ़िया काम हो नहीं सकता। 2500 क्यूसेक पानी का मतलब क्या होता है? पूरे भिवानी जिले की नहर है, चाहे वो जुई कराल से आता हो, चाहे सिवानी से आता हो, चाहे इधर से जेएलएन से आता हो, सारा मिलके 1000 क्यूसेक पानी आता होगा। खबर यमुनानगर से है, जहां पर फरवरी में ओलावृष्टि के कहर के बाद में मार्च महीने में लगातार 3 दिन हुई बरसात से किसान बेहद परेशान हैं। बरसात से गेहूं, गन्ना और सरसों की खेती में गहरा प्रभाव भी पड़ा है। हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। किसानों ने भी बताया कि भले ही जिले का एरिया डार्क जोन में आता हो, लेकिन यहां पर खेती योग्य बहुत से ऐसे एरियाज भी हैं जहां पर पानी की कमी नहीं है। यहां पर बरसाती नदियों में पानी आने से फसलें खराब हो सकती हैं। गेहूं की फसलों पे तो यही कहना चाहेंगे कि अब की बार तो जैसे भगवान ही हमसे रूठ गया किसानों से, क्योंकि पहले कुछ दिन पहले ही ओलावृष्टि इतनी ज्यादा हो गई थी, फसलें जो हैं बिल्कुल नष्ट हो गई थी। लेकिन उसके बाद कुछ मौसम साफ हुआ और किसानों ने दोबारा उसमें खाद और पेस्टिसाइड डाले, तो इससे कुछ ठीक हो गई थी। लेकिन अब इस अचानक अधिक बारिश के कारण हमारी जो यहाँ नजदीकी पथराला नदी लगती है उसमें तेज बाढ़ आ गई, जिससे हजारों एकड़ फसल जो है गेहूं की भी है और सरसों वगैरह भी खत्म ही हो गई है। अभी पानी एकदम आ तो गया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, नदी की निकासी न होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। हमारे यहाँ यमुनानगर जिले में 2,25,000 एकड़ में हमारा गेहूं का रकबा है और अभी तक हमारी फसल अच्छी है। और सरसों की जहां बात करें तो यहाँ 6 से 7,000 के बीच में एरिया एकड़ रहता है। बाकी हमारी गन्ने की फसल है 70-75,000 एकड़। तो कुल मिला के हमारा 3,11,000 एकड़ एरिया ऐसा जो बोने योग्य है, जिसमें फसल होती है। और अब जो पिछले 2-3 दिन में बारिश हुई है, यहाँ 20 से 30 mm के बीच में बारिश हुई है। अलग अलग ब्लॉक में कहीं 20 mm है, कहीं 25 है, कहीं 30 है। इसमें हमारे बारिश से तो कोई खास नुकसान नहीं है, बट कई जगह ओलावृष्टि हुई है हमारे 5-7 गाँव में। अब तक हमारा 50% से ऊपर जो नुकसान होता है वो मेजर नुकसान है, वो ज़्यादा नहीं है। हमारा 2,500 एकड़ के आसपास 2600 एकड़ ऐसा एरिया है जिसमें 50% से ज़्यादा नुकसान है। बाकी तो 20-30% नुकसान है जो हमारा 10-11,000 एकड़ एरिया है। मौसम को देखते हुए मैं किसान भाइयों से यही कहता हूँ, एक गहरी सिंचाई ना करें। गेहूं में अगर पानी देना है तो हल्की सिंचाई करें, ताकि क्या है, तेज हवा अगर चले तो फसल गिरे ना। और अपना खाद की जहां बात है, खाद समय समय पर देते रहे किसान भाई। और अब तो वैसे भी दाना बढ़ गया है गेहूं में और मैच्योरिटी पे है, तो हल्की सिंचाई दें, जिससे दाने का साइज अच्छा हो जाएगा और प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा। कैथल से खबर है, आपको बता दें कि जहां पर टावर पर एक शख्स चढ़ गया है और पुलिस की कार्यशैली से काफी ज्यादा नाराज था। पुलिस जमीन में जो है वो सुनवाई नहीं कर रही थी। मौके पर पुलिस ने समझाकर उतारा है और पहले भी वो 2 बार टावर पर चढ़ चुका है। बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां पर आपको बताते चलें कि मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और युवक को नीचे भी उतारा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की कैथल से, जहां पर टावर पर एक शख्स चढ़ गया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर ये तस्वीरें यमुनानगर की हैं, जहां पर पुलिस की कार्यशैली से काफी ज्यादा नाराज था युवक, और जिसके चलते वो एक टावर पर चढ़ गया और पुलिस ने समझा बुझाकर नीचे उतारा है। कहाँ से आप? केवड़क से हूँ, ऐसे तो गांव केवड़क है, रहते हैं जालदार पे, सुरेंद्र राव पे जमीन ले रखे हैं। तो क्यों चढ़े थे आप ऊपर? ऊपर नहीं चढ़े थे, प्रधान जी मेरा हिस्सा दे रहे हैं। कौन लोग हैं वो? मेरे चाचे ताऊ हैं। अच्छा। हाँ, वो जवाब दे रहे हैं, उधर कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, मैंने कह लिया, तीसरा टावर है यू, तीसरी बार चढ़े मैं भाई। अच्छा। हाँ, फिर मेरी संदेश में कि मरूंगा, जान दूंगे अपनी। तो टावर पे चढ़ने से हिस्सा मिल जाता है आपको? प्रशासन करागा, हमारा प्रशासन खड़ा। चलो, तो क्या गुहार लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई प्रशासन मेरा हिस्सा दवा दो। माबिर नाम का एक बंदा है, कोड़क से है, अभी अमरगढ़ गांव में रह रहा था शायद किराए पे। तो अभी ये बता रहा कि मैंने कोड़क चौकी में कंप्लेंट दी थी, मेरे चाचा ताया ने लड़ाई की है मेरे साथ, और इसका कोई जमीन का मैटर बता रहे हैं।
तो अभी मैंने जैसे चौकी इंचार्ज से कंफर्म किया तो उसकी कोई कंप्लेंट नहीं है अभी तक। तो अभी मैंने इसको हिदायत दी है, हमारी डायल 112 ही उतर गया, मैंने उतार लिया इसको बुला के कि तेरी कार्रवाई करेंगे। और इसके बाद मैंने चौकी इंचार्ज के हवाले कर दिए, छोड़ने जा रहे हैं। देखते हैं अगर कंप्लेंट होगी तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे, अगर अभी दे देगा तो भी कार्रवाई करेंगे, जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो करेंगे। तो नीचे उतारने में कोई ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी? नहीं, 1-2 आवाज लगाई तो इससे आ गया था, नीचे आ गया। तो वहीं मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है और आपको बता दें कि इस दौरान लोगों को स्वास्थ्य के लिए लापरवाही बरतना भारी पड़ रहा है। रादौर सरकारी अस्पताल के ओपीडी में सर्दी, जुकाम, बुखार और खांसी के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं चिकित्सक लोगों को बीमारी से बचने के लिए सतर्कता बरतने की भी सलाह दे रहे हैं। और पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश से तापमान में गिरावट आई है और इसके साथ ही शीतलहर भी कहर बरपा रही है। लोग स्वास्थ्य को लेकर गंभीरता नहीं बरत रहे और साथ ही बीमार भी हो रहे हैं। चिकित्सकों का भी कहना है कि जब तक तापमान नहीं बढ़ता है तब तक सुबह शाम पर्याप्त गर्म कपड़े पहनें। देखिए, जैसा आप देख रहे हैं, मौसम लगातार बदलाव ले रहा है। बीच में अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा कि गर्मी आ चुकी थी, तो अक्सर लोगों ने क्या किया था, अपनी जर्सियां और स्वेटर उतार दिए। बीच में एकदम से बारिश आई, मौसम बदल गया। तो ये लगातार जो मौसम बदलाव हो रहा है, इसमें ज्यादातर जो देखने को मिल रहा है, लोगों के अंदर फीवर, गला खराब, खांसी, ये बहुत ज्यादा आ रही है इसके अंदर। प्लस जो हमारे जो देखें तो जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके अंदर भी ये दिक्कत काफी आ रही है कि गला खराब और खारिश जो गले के अंदर है और खांसी, ये ज्यादातर देखने को मिल रहा है। और बीच में कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जो जैसे मतलब मौसम चेंज हुआ, उन्होंने खान पान चेंज किया, तो पेट की खराबी की वजह से जो है बाहर। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने ऑनलाइन माध्यम से जिले को करीब 41.5 करोड़ रुपए की 22 परियोजनाओं की सौगात दी है। उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने भी कहा कि हाल ही में ओलावृष्टि से फसलों में हुए नुकसान को लेकर किसानों को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फसलों में हुए नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। फसल में हुए नुकसान को किसान द्वारा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जिसकी अंतिम तारीख 15 मार्च है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार प्रदेश में समान रूप से विकास कार्य करवा रही है। इसके अलावा सीएम ने गांव बुद्ध शैली में करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले 33 केवी सब स्टेशन का शिलान्यास भी किया है। उचित नहीं है, ये जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं उचित नहीं है। जो उल्ट है, जहां पानी होगा वही इलाका आगे बढ़ेगा, जहां पानी होगा वही विकास होगा। लेकिन कुछ लोगों को वो आदत पड़ी हुई है कि विरोध के लिए विरोध करना। कोई भी दूसरी पार्टी का काम करे, अच्छा काम करे, उसका विरोध करने का। लेकिन आज की जनता सब चीज समझती है, सब चीज समझदार हो चुके हैं। और मैं तो ये समझता हूं कि भिवानी जिले के लिए इससे बढ़िया काम हो नहीं सकता। 2500 क्यूसेक पानी का मतलब क्या होता है? पूरे भिवानी जिले की नहर है, चाहे वो दुई कराल से आता हो, चाहे सिवानी से आता हो, चाहे इधर से जेएलएन से आता हो। सीएम मनोहर लाल द्वारा झज्जर जिले को 155.37 करोड़ की विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। आपको बताते चले कि झज्जर लघु सचिवालय में इन परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में हरियाणा के एडीजीपी के राव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावता को भी भाग लेना था, लेकिन वो किसी कारणवश शामिल नहीं हो सके, जिसके चलते के राव ने इन परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। पूरे हरियाणा प्रदेश में लगभग 14-15 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो योजनाएं इनॉग्रेशन हुआ है कुछ का, और कुछ का फाउंडेशन स्टोन वगैरह जो किया गया है, उद्घाटन किया गया है। और झज्जर जिला के अंदर करीब 162 करोड़ रुपए की जो योजनाएं थी उनका आज इनॉग्रेशन हुआ है। जो आपको कुछ तो जो हमारे तैयार थे बिल्डिंग्स वगैरह जो भी थे उनका आगे प्रपोज्ड हैं उनके लिए।
जो आगे आने वाले देखने वाले टाइम में जो विकास कार्य झज्जर के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।